गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। आज सबको जैसा पता है कि आज मदर्स डे है और मदर्स डे के ओकेजन पे मदर जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सिर्फ रोल ही नहीं है, हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। क्योंकि हम आए ही मदर के थ्रू हैं, तो जरूरी है कि हमारा उनके साथ कुछ एक अलग ही जुड़ाव है। यूनिवर्स ने हमें उनके साथ एक अलग रिश्ता करके भेजा हुआ है, हम सबके साथ। माँ का रोल इतना बड़ा है। तो आज सिर्फ मदरहुड को नहीं सेलिब्रेट करते, ये जानते हैं, ये समझते हैं कि माँ क्या है, माँ कैसी होती है हमारे अंदर। हम जब अपने आप को समझते हैं तो माँ को भी समझते हैं। ये सारी चीजें आज हम जानेंगे। सबसे पहले ये जानना है कि माँ जो है वो हमारी सबसे पहली इमोशनल प्रोग्रामिंग है। हमें इमोशंस का पता ही नहीं होता अगर माँ नहीं होती। क्योंकि जब हम उसके वूम्ब में थे, जब वो प्रेग्नेंट थी और हम उसके गर्भ में थे, तो जो इमोशंस माँ को फील होते थे वो सारे के सारे इमोशंस हमें भी फील होते। जब वो गुस्सा होती, जब वो नाराज होती, जब वो घबराती या किसी बात की चिंता करती, डर होता, वो सारे इमोशंस हम फील कर रहे होते जब उसके गर्भ में थे। और धीरे धीरे इसी तरह से हमारी इमोशनल कंडीशनिंग बिना जाने हुए अनकॉन्शियसली होती गई। जब हम बड़े हुए तो हमको लगा कि हम जैसे हैं हम वैसे ही थे, पर ऐसा नहीं था। बहुत कुछ सीखा हमने अनकॉन्शियसली, जो कि हमारे नेचर में, हमारे स्वभाव में आ गया। हमारे जो भी इमोशनल रिएक्शंस हैं वो हमारे खुद के समझ कर करे हुए नहीं हैं, वो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड हो गए हमारे अंदर। तो आज मदर्स डे पर हम माँ को, माँ जो एक अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है, एक रोल की तरह ना जानकर थोड़ा सा अधिक जानने की कोशिश करेंगे। कई ऐसी स्पिरिचुअल फिलॉसफीज हैं जिनमें ये कहा जाता है कि जब सोल को अर्थ पे आना होता है तो वो अपनी फैमिली, एनवायरनमेंट्स, रिलेशनशिप्स और माँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी के थ्रू उसको जन्म लेना है, सब खुद चूज करके आती है सोल। माँ को वो शायद कोई बहुत इंपॉर्टेंट सोल, क्योंकि माँ जो है हमको पूरा का पूरा हमारी पर्सनालिटी मोल्ड करेगी, इस वजह से बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट सोल को वो पिक करती है, चूज करती है और उसके थ्रू जन्म लेती है। जब एक छोटा बच्चा बॉर्न होता है तो उसको बाकी कुछ चाहे समझ में ना आए, क्योंकि अभी वो लैंग्वेज नहीं जानता, जस्ट बॉर्न बेबी है, लेकिन उसके अंदर सेंसिटिविटी होती है। और ये सेंसिटिविटी भी उसे माँ से मिली है, जिससे कि वो वाइब्रेशंस पकड़ता है, वो टच को फील करता है, सेफ लग रहा है उसे, नहीं सेफ लग रहा है, वो रो देता है, कुछ अगर उसको अलग फील होता है। तो ये सारी सेंसिटिविटी उसको माँ के गर्भ में ही मिल गई थी, माँ के थ्रू ही मिल गई थी। इसलिए जो पहला इमोशनल मैसेज हमें मिला है माँ के थ्रू मिला है। तो माँ हमारे इमोशंस का फर्स्ट होम है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, अगर घर में माँ इमोशनली अनअवेलेबल है, कभी चोट लग गई, बच्चा रो रहा है, अरे ठीक है, क्या है, जरा सी बात है, अगर उसने ध्यान नहीं दिया, बच्चे को चाहिए होता है कि उसको अटेंशन मिले, और वो चली गई, तो अब जब वो अडल्टहुड में उसके अंदर जो पर्सनालिटी डेवलप होगी, उसमें वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करना बंद कर देगा। यहां से हम ये देखना शुरू कर रहे हैं कि माँ ने सिर्फ जन्म नहीं दिया, माँ सिर्फ इमोशंस, अनकंडीशनल इमोशंस नहीं दिया उसने हमें, बल्कि हमारी जो ग्रोथ हुई है
और जो हमारी ग्रोथ होके हमारी जो पर्सनालिटी बनी है अडल्टहुड में, उसका बहुत बड़ा हिस्सा माँ को जाता है। उसकी वजह से हम आज जो पर्सनालिटी में, और हमें पता नहीं चलता, हम हमारी जो पर्सनालिटी डेवलप हो गई, हम जो इमोशनल रिएक्शन शो करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में, वो हमें पता नहीं होता। कब लर्न कर लिया हमने, कब कंडीशनड हो गए। एक घर जहां पे पीस है, वार्मथ है, सब कुछ बहुत अच्छा है, उस घर में बच्चा जब ग्रो करता है तो बहुत सेफ फील करता है, बहुत कॉन्फिडेंट होता है, हर चीज एक्सेप्ट करता है, खुश रहना जानता है, उसके अंदर कोई डर नहीं होता। और वहीं एक दूसरे घर में जहां बहुत क्रिटिसिज्म मिल रहा है, कंपैरिजन्स हो रहे हैं, वहां वो बच्चा बड़े होकर बाउंड्रीज भी नहीं सेट कर पाएगा ठीक से, और इतना क्रिटिसाइज हो चुका है कि एक जब एडल्ट बनेगा तो वो अपने फीलिंग्स को बहुत शेयर भी नहीं करेगा, उसके अंदर सेल्फ डाउट रहेगी, उसका सेल्फ वर्थ बहुत लो रहेगा। तो आप समझ रहे हैं ना कि माँ सिर्फ एक ऐसी शख्सियत नहीं है जिसने एक दूसरी सोल को जन्म दिया है, बल्कि अडल्टहुड में जो पर्सनालिटी हमारी बन गई है, वहां तक माँ के रोल का असर है। तो जब बच्चा बहुत ओपन होता है, आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चों को बचपन में ही देखते होंगे, या फिर एडल्ट में भी आप जब देखते होंगे कि बहुत सारे लोग हैं, उनको बहुत पीपल प्लीजिंग करनी होती है, उन्हें बहुत हाई अचीवमेंट्स लेनी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस घर से वो आए हैं, जो इमोशनल मैसेजेस लेके आए हैं, जिस तरह से इमोशनल प्रोग्रामिंग उनकी हुई है, उसमें कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि मुझे प्यार तभी मिलेगा जब मैं कुछ अच्छा अचीव कर लूं, कुछ बड़ा अचीव कर लूं, तभी अटेंशन मिलेगा, तभी प्यार मिलेगा, तभी शाबाशी मिलेगी। तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर इनबिल्ट हो गया, और बड़े होने तक फिर वो यही हुआ कि वो ये अचीव किया तो उससे भी सेटिस्फाई नहीं, अभी और अचीव करना है, अभी इससे और बड़ा करना है, तो वो संतुष्टि उनको नहीं मिलती थी, और वो बाहर की वैलिडेशन बहुत चाहते थे, अप्रूवल बहुत चाहते। तो जो आप और हम आज जब एडल्टहुड में हैं, तो हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि इनमें से क्या क्या चीजें हमारी खुद की पर्सनालिटी में है आज, उसकी अवेयरनेस हमें लानी पड़ेगी, तभी उस चीज को हम ठीक कर पाएंगे। तो क्या होता है कि हमारी पर्सनालिटी, जैसे बताया कि हमारी पर्सनालिटी का बहुत बड़ा हिस्सा बचपन में ही बन जाता है। जहां कंपैरिजन है वहां पे लो सेल्फ वर्थ होगी, जहां पे इमोशंस को डिसमिस कर दिया जाता है, सुना ही नहीं जाता है, मदर अनअवेलेबल है, क्योंकि मदर ज्यादा वक्त बिताती है घर में। तो अगर मदर अनअवेलेबल हो जाए बच्चे के लिए, तो वो उसकी पर्सनैलिटी पे बहुत बड़ा असर डालता है, क्योंकि फादर तो ऑफिस में ज्यादातर टाइम है, पर एक जैसे कुम्हार होता है ना, जो एक गीली मिट्टी से कुछ भी स्कल्पचर बना ले, माँ का वही रोल है। पर इंडियन कल्चर में हमारे माँ खुद भी इमोशनली संभल नहीं पाई। सारी गलती उसकी नहीं है, उसके अंदर इमोशनल अवेयरनेस आई ही नहीं। जिसके अंदर खुद इमोशंस बहुत हिले हुए हैं, बहुत इंस्टेबिलिटी है इमोशंस की, वो दूसरों को एक सेफ इमोशनल स्पेस कैसे दे पाएगी। माँ ने क्या सीखा, हमेशा सैक्रिफाइस करना, तो वो ओवर सैक्रिफाइस करने लगी। अपने फीलिंग्स को सप्रेस करना, तो वो करने लगी। एडजस्ट करो, चुप रहो। जिसने खुद ये सारी चीजें गो थ्रू करी हैं, ये सारी चीजें सही हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो इमोशनली इतनी स्टेबल थी कि वो बच्चे को एक अच्छा इमोशनल स्पेस दे पाती?
बच्चे को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर पाती? नहीं। तो उसने वही दिया जो उसके पास था। हाँ, सारी माएं ऐसी नहीं होती, क्योंकि उनको जिस तरह के माहौल में वो बड़ी होती हैं उनको बहुत सेफ स्पेस मिला होता है, सेफ्टी होती है घर में, इमोशनल अवेलेबिलिटी होती है सबकी, उनकी पूछ होती है, ध्यान दिया जाता है। पर ज्यादातर ऐसा देखा गया है इंडियन कल्चर में, माँ को तो खुद ही अपनी सेल्फ केयर करनी नहीं आती, बाउंड्री सेट करना नहीं आता, अपने इमोशंस की केयर करनी नहीं आती, सेल्फ लव होता ही नहीं उसके अंदर, बस सैक्रिफाइस करती चली जाती है। और हम लोग खुद देखते हैं घर के इस तरह के और रिलेशनशिप्स होती हैं जहां पे उसको चुप रहना पड़ता है, कभी उसकी राय नहीं ली जाती, कभी उसको ये नहीं कहा जाता कि आओ बैठो, ये चीजें देखो, इसमें तुम्हारी क्या राय है। उसका काम शायद सिर्फ घर संभालने तक ही रह जाता है। अगर वो कभी कुछ बताना भी चाहे, ऐसा नहीं है कि उसके इंटेलिजेंस में कोई कमी है, पर कुछ तो कल्चर का ये है एक ड्रॉबैक कि हमारे यहाँ विमेन को बहुत आगे नहीं बढ़ने दिया गया। मेट्रियार्कल सोसाइटी पहले होती थी, वैदिक टाइम्स में मेट्रियार्कल सोसाइटी होती थी, बाद में पूरी पेट्रियार्कल हो गई। जब पेट्रियार्कल हो गई तो पुरुषों को इतना बड़ा ओहदा और इतने हाई लेवल पे रखा जाने लगा, यहां तक कि घर की औरतें सब लोग खा लेंगे, उसके बाद खाएंगी, सबसे पहले सुबह उठ जाएंगी, सिर्फ उनकी ही ड्यूटी है कि वो एक एक इंसान जो घर का मेंबर है उस पर ध्यान दे। हम सबने ये करते देखा है अपनी माँ को। और कितने रोल्स निभाने हैं, पहले वो बेटी थी, फिर आ गई वो शादी होके पत्नी बन गई, बहू बन गई, मां बन गई, रोल्स ही तो चेंज होते रहे उसके। और हर रोल में शायद हमेशा वो चुप रही, हमेशा उसने सैक्रिफाइस किया, कोई सेल्फ केयर, कोई सेल्फ लव, ये सब कभी कुछ नहीं किया, उसे बताया ही नहीं गया, इमोशनली अवेयर किया ही नहीं गया। तो फ्रस्ट्रेशन, जब जिम्मेदारियां बढ़ने लगी, कंधों पे इतनी जिम्मेदारियां आ गई और कोई हाथ संभालने वाला नहीं, कोई उसमें हाथ बढ़ाने वाला नहीं, सबकी डिमांड्स पूरी करते करते थक गई वो, पर किसी से कुछ नहीं कह पाई। किससे कहती? कोई सुनने वाला होता तब तो। अपने मन के अंदर अपने सारे ड्रीम्स, क्या हम लोगों को नहीं लगता है कि उनकी कभी ड्रीम्स रही होंगी? क्या हमने कभी अपने मां से बैठ के ये पूछा कि तुम्हारा कैसे था बचपन, तुम्हारी भी तो कोई ड्रीम्स रही होंगी? हम जब पैदा हुए हमने माँ को किचन से लेकर बस पूरा घर संभालते देखा और वही छवि बनी रही हमेशा। और जानते हैं अनजाने में क्या हुआ? ये चीज पास ऑन हो गई हमारे तक भी, हम भी वही करने लगे बिना किसी ऑब्जेक्शन के, क्योंकि हमें वो नॉर्मल लगने लगा कि हम क्या कुछ अलग थोड़े ना कर रहे हैं, ये तो नॉर्मल है, यही तो करना होता है हमें। सोसाइटी ने मां को क्या, लेडी को, किसी भी लेडी को, किसी भी वुमन को सोसाइटी ने ये हक नहीं दिया कि नहीं, तुम अपने बारे में सोचो, अपनी ड्रीम्स के बारे में सोचो। वो बाहर काम करने भी निकली, क्योंकि घर पे अगर किसी तरह की मुसीबत है, कोई भी दिक्कत है, तो उसको वहां बाहर भी काम करने निकलना पड़ा। पर क्या उसके बाहर काम करके थक के आने पर किसी को कुछ फील होता था? नहीं। वो बाहर थक के जितनी मर्जी आए,
घर आते ही वो अपना पर्स रखेगी, जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोया, शायद अपने लिए एक चाय बनाएगी, खुद ही बनाएगी, कोई शायद बना के देगा भी नहीं। और फिर वो उसका दिमाग चलने लगेगा कि अब क्या खाना बनना है, क्या काम करना है, सुबह का क्या बनना है, कैसे करना है। क्या वो इतने सारे रोल्स के लिए उसका शरीर था? क्या उसको कभी आराम नहीं चाहिए था? जब हम छोटे थे तो हम बच्चों ने भी कितना ही ध्यान दे दिया। शायद जब तक वो ना बोलती तब तक हमारा खुद का ध्यान भी नहीं जाता था, क्योंकि हमने अपने घर से यही सीखा था कि वो जो एक काम कर रही है ना, वो काम करने के लिए ही है, एंड इट इज नॉर्मल। तो हमें भी कुछ अब नॉर्मल लगा ही नहीं। हम भी घर के बाकी लोगों की तरह उसको वही करते देखते रहे, कभी उसके पास नहीं गए, कभी उससे पूछा नहीं। एहसास तो तब हुआ जब हम खुद उस रोल में आए, जब हम खुद मां के रोल में आए, तब हमें लगा ओवर सैक्रिफाइस किया उसने। कभी बैठ के किसी ने उससे पूछा भी नहीं, आज तुम क्या खाओगी, बैठ जाओ, आराम कर लो, तुम्हारी क्या राय है इस बारे में। तो जब मां गुस्सा होती, फ्रस्ट्रेट होती, तो हमें लगता है ये कैसी मां है। क्योंकि मां को जिस तरह से, मदरहुड को जिस तरह से आइडियलाइज किया गया है कि मां तो वो होती है जो हमेशा प्यार देती है, हमेशा चोटियां बनाना, बाल बनाना, नहलाना धुलाना, खिलाना अपने हाथ से, प्यार करना, चिपका के रखना। मां को गुस्सा करने का हक नहीं है। मां नहीं फ्रस्ट्रेट हो सकती, इरिटेट नहीं हो सकती, वो सिर्फ उसको नर्चर करना है। ये सोसाइटी का दिया हुआ रोल है। निभाते निभाते वो एक दिन थक गई। जब थक गई तो फ्रस्ट्रेट भी होने लगी, गुस्सा निकालने लगी। सॉफ्ट टारगेट बच्चे बन जाते हैं। पर उसके गुस्से, उसके फ्रस्ट्रेशन के पीछे का कारण फिर भी किसी ने नहीं पूछा, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, और वो गिल्ट में चली गई। जब जब वो बच्चे को मारती, उसका दिल तो कलपता, पर उस वक्त वो गुस्सा किसी और जगह का, किसी और का गुस्सा कहीं पे निकाल रही होती, और फिर बाद में खुद रोती। बच्चे को कुछ हो जाए, मां बिल्कुल तड़प जाती है। क्या कर दे वो? अगर वो, मेरे ख्याल से हम सभी ने अगर नोटिस किया होगा कि खाना खाने अगर सब साथ में बैठ रहे हैं तो मां की नजर जरूर रहेगी बच्चों की थाली पे। कुछ चाहिए तो नहीं इसे, देख रहे हैं ये बहुत मन से ये चीज खा रहा है, तो अपना उठा के दे देगी। सैक्रिफाइसिंग जो नेचर रहा है उसका, हमेशा सीखा ही यही है। अपने से पहले दूसरों का सोचो, ये सीखा उसने। हम तो सेल्फ लव आज सीख रहे हैं ना, कि पहले अपने को तो भरो, जब खुद खाली हो तब दूसरों को कैसे दोगे। पर उसको तो किसी ने नहीं बताया, वो तो बस खाली करती चली गई, खाली करती चली गई, और लेने वाले लेते चले गए। हम भी लेते चले गए। शिकायत नहीं की उसने। तो हर मां नर्चरिंग नहीं होती, जैसा कि अभी बताया। कुछ हैं जो ओवर प्रोटेक्टिव भी होती हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई डर अगर है, या फिर उनके साथ बचपन में कुछ हुआ है, तो वो बच्चे को इतना ओवर प्रोटेक्ट करेंगी कि फिर वो बच्चे की अपनी पर्सनालिटी में से कॉन्फिडेंस तो चला ही जाता है।
पर वो ये सब नहीं जानती। उसको ये है कि मेरा बच्चा मुझे प्रोटेक्ट करना है। उसको बिल्कुल नहीं पता। अगर उसको पता हो कि आगे जाके यही चीज उसकी पर्सनैलिटी की कोई कमी बनाएगी तो शायद वो ना करे। पर वो इतनी ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती है कभी कभी। कभी कभी वो हाइपर क्रिटिकल भी हो जाती है, क्योंकि अंदर जो उसके इतने सालों से भरा हुआ है और जो उसने अपने लिए सुना है, बस वही आता है उसको देना, वही है ही उसके अंदर। तो वो हर बात में क्रिटिसाइज करेगी। फिर हम कंपेयर करते हैं कि उसकी माँ देखो कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, कितना प्यार करती है। पर हमको ये नहीं पता कि उसका बचपन कैसा गुजरा है। शायद वो अपने बचपन में बहुत क्रिटिसाइज की गई है, क्योंकि अडल्टहुड में वो बचपन का ही तो लेके आई है इमोशंस, वही तो कैरी किए हैं उसने। और फिर यहां आके फिर वो पिसती रही, कहीं कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो जाहिर सी बात है वो हाइपर क्रिटिकल हो गई, क्रिटिसाइज करती रही, बिना ये जाने हुए, बिना ये समझे हुए कि मैं अपने बच्चे की जो पर्सनालिटी है उसमें एक कमी डाल रही हूं। मैं क्रिटिसाइज करूंगी तो मेरा बच्चा, उसकी सेल्फ वर्थ कम हो जाएगी, उसकी सेल्फ इमेज खराब हो जाएगी। अगर ये पता होता तो शायद वो कभी ना करती। पर हाँ, जिनको ये पता नहीं है, हम जैसे लोग, अगर आज ये ना समझ पाए कि उसने जो भी हमारे साथ किया, चाहे किसी की प्यार करने वाली माँ हो, चाहे किसी की बहुत पिटाई करने वाली, क्रिटिसाइज करने वाली माँ हो, या किसी की बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो माँ, या फिर किसी की माँ जो इमोशनली अनअवेलेबल है, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं, वो जब भी जरूरत होती है बच्चे को तो वो इमोशनली अवेलेबल नहीं होती। तो अगर आज के टाइम पे इतनी सारी अवेयरनेस और इतनी नॉलेज होने के बाद भी हम अगर ब्लेम गेम में रहेंगे कि तुम्हारी वजह से आज जो हम बने हैं ना, तुम्हारी वजह से, तो बताइए हम कैसे इंटेलिजेंट कहे जाएंगे? ये कहाँ की समझदारी है? क्या हम ये सेंसिबल टॉक कर रहे हैं? और ब्लेम गेम से, माना कि हमारे अंदर ये चीज है, बट क्या ब्लेम करने से हील हो जाएगी? नहीं होगी। हील करने के लिए हमें इस अवेयरनेस में रहना पड़ेगा कि ठीक है, मुझे पता है मेरे साथ क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, पर अब मुझे ये भी पता है कि ये कैसे ठीक करना है, अपने ऊपर काम करके कैसे ठीक करना है। बदला लेने में मत लग जाइए मां से। जब तक वो करती रही तब तक तो सब उसके आगे पीछे मंडराते रहे। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, सब उसको इनकेपेबल समझने लगे। धीरे धीरे उसकी छवि हमने खराब कर दी, हम नापसंद करने लगे। वही जो चकरगिन्नी की तरह बिना किसी कंडीशन को रखे हुए हमें पाल पोस के बर्थ देने के बाद उसने अपना जितना बेस्ट हो सकता है बेहतरीन तरीके से अपनी समझ से हमें बड़ा कर दिया। और आज जब उसकी उम्र हो रही है, धीरे धीरे उम्र ढल रही है, तब हमें वही सब चीजें हम भूल बैठे हैं और हमें अब उसकी बातें बहुत बड़ी खराब लगती हैं। तो हम झुंझलाते हैं, हम चिल्लाते हैं, हम चुप करा देते हैं। और हम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट और सेंसिबल कहते हैं। यहां जितने लोग हैं उनमें से कुछ की माएं होंगी, शायद कुछ की नहीं होंगी अभी,
और कुछ को शायद ये सुन के और जान के दर्द हो रहा होगा कि हाँ, मैंने भी तो ऐसा किया था। तो ब्लेम नहीं, अवेयरनेस की जरूरत है। एक छोटी बच्ची थी जिसने जिसको ड्राइंग बनाने का बड़ा शौक था। तो क्या होता था कि जब वो स्कूल से आती थी तो वो ड्राइंग बनाती थी, क्योंकि उसका वो फेवरेट पास टाइम था। पर माँ जो है वो काम में ही लगी रहती थी हमेशा। उसके ऊपर बहुत काम थे, क्योंकि घर में सब लोगों की जिम्मेदारी जो अपने कंधों पे उसने ली हुई थी। पर छोटी बच्ची ये क्या जाने, वो तो छोटी थी। और माँ इतनी अपने कामों में उलझी हुई कि उसको बिल्कुल ध्यान नहीं रह रहा। तो जब छोटी बच्ची उसको ड्राइंग दिखाने आ रही है, माँ माँ देखो ना, देखो मैंने कितनी प्यारी ड्राइंग बनाई। तो माँ कह रही है अच्छा हाँ ठीक है ना, ठीक है, देख लूंगी बाद में। देख तो लो माँ, अरे बोला ना भी देख लूंगी, जाओ तुम यहां से, मुझे बहुत काम करने हैं। फिर माँ के पास टाइम ही नहीं मिला और ना माँ को याद रहा। उसने जानबूझ के नहीं कहा, उसको तो उस समय ये ध्यान भी नहीं होगा इतने काम में कि बच्ची मेरी ड्राइंग लेके दिखाने के लिए आई। और फिर बाद में भी देखना याद नहीं रहा। पर बच्ची के मन में तो ये घर कर गया। एक बार और किसी दिन उसने हिम्मत की, फिर से वैसे ही हुआ। अब बच्ची को लगा कि मुझे अपने इमोशंस को या मुझे अपनी कोई चीज दिखानी नहीं है, सप्रेस करना है। मुझे बताना नहीं है कुछ भी, चाहे अच्छा है या बुरा है, मुझे बस अपने तक रखना है। वो माँ इमोशनली अनअवेलेबल हो गई। हम जो इतना बड़ा सा एक शब्द यूज कर रहे हैं ना, इमोशनली अनअवेलेबल, पर वो जानबूझ के नहीं हुई। कुछ सिनारियो ही ऐसा था। क्योंकि बचपन में उस छोटी बच्ची की नीड्स जो है वो पूरी नहीं हुई, तो उसके अंदर एक कमी आ गई उसकी पर्सनालिटी में। अब वो अपनी बातें किसी से नहीं कहती थी। शायद उसने ड्राइंग बनानी भी छोड़ दी, क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा क्लोज अपनी माँ के होता है। माँ से जुड़ाव जो होता है गर्भ से लेकर, तो सबसे ज्यादा जुड़ाव उससे होता है। और उसी ने उसको कितनी, 2 बार तो 2-3 बार मना कर दिया देखने से ड्राइंग, तो अब शायद उसने ड्राइंग बनाना भी छोड़ दिया। वो दुखी हो गई और साथ ही साथ उसने ये सीख लिया कि मुझे अब अपनी कोई चीज ना बतानी है ना दिखानी है। और धीरे धीरे एक अडल्टहुड की ये पर्सनालिटी बन गई, सप्रेशन। डोंट एक्सप्रेस योर सेल्फ, कोई कद्र नहीं होगी, कुछ भी हो। अब हम जब सब सुनते हैं कि मदर वूंड क्या होता है, मदर वूंड, क्योंकि चाइल्डहुड में बहुत सारी चीजें होती हैं, हो जाती हैं। कभी हमें अफेक्शन नहीं मिला मां से, प्यार नहीं मिला, हो सकता है। कभी इमोशनली अनअवेलेबल रही वो, कभी क्रिटिसाइज किए गए हम, तो क्रिटिसाइज भी किए गए हम। तो ये सारी चीजें हमारे सॉफ्ट मन में एक वूंड बनाती चली गई, घाव बनाती चली गई। और ये घाव लेके ही हम बड़े हुए। तो हमें एडल्टहुड में उसी के चलते क्या हमने, किस तरह के ट्रेट्स बन गए। अब हमें, जिसको बचपन में बहुत हाई कुछ अचीव कर लिया, कुछ बड़ा कर लिया तो शाबाशी मिलती थी, तो अब बड़े होकर हमें अप्रूवल चाहिए, हमें वैलिडेशन चाहिए दूसरों का। सेल्फ वर्थ कम हो गई हमारी, पीपल प्लीजिंग करने लगे हम।
अपने आप को इतना अवेलेबल कर दिया, कोई बाउंड्री नहीं सेट कर पाए। ये सारे हमारे एडल्टहुड की पर्सनालिटी में इस वजह से हो गए कि माँ जो कि एक फलक्रम थी, एक मेन पिलर थी बचपन में हमारा, उससे हमें अफेक्शन नहीं मिला, क्रिटिसिज्म मिला, इमोशनली अवेलेबल नहीं हुई। ये सारी चीजों की वजह से एडल्टहुड में हमारी पर्सनालिटी में इस तरह की नेगेटिव चीजें आ गई। पर हीलिंग का मतलब क्या होता है? माँ को रॉन्ग प्रूव करना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ना नाराजगी कैरी करना, ना उसके ऊपर चिल्लाना या झल्लाना, ये हीलिंग नहीं है। समझना है, ये अवेयरनेस में, इस अवेयरनेस में आना है कि उसने वही दिया जो उसके पास था। जो मुझे मिला या नहीं मिला, मुझे अब उस चीज को ठीक करना है, अपने ऊपर वर्क करना है। कभी कभी इमोशनल इनहेरिटेंस जानते किसको कहते हैं? जब हम खुद इमोशनली हील्ड नहीं होते, हम खुद इमोशनली हील्ड नहीं होते, तो ये जनरेशन्स में ये चीज पास हो जाती है। इमोशंस जनरेशन में पास होते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे, किसी जनरेशन में इस बात की समझदारी लाते हुए, इमोशनल अवेयरनेस लाते हुए, हमें अपने आप को हील करना पड़ेगा। क्या हम भी अननोइंगली अपनी मदर जैसे बन रहे हैं? फीलिंग सप्रेस करना, खुद को इग्नोर करना। सोचिए आप लोग। और सिर्फ ये सिर्फ लेडीज में नहीं, जेंट्स में भी, क्योंकि गर्भ में रहे हैं। गर्भ देने वाली तो वही है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। फर्स्ट इमोशनल हाउस तो माँ ही रही है। फर्स्ट इमोशनल मैसेज वहीं से मिला है। इमोशनल प्रोग्रामिंग पहली वहीं से हुई है। तो सब पे असर आया है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। तो क्या आप भी खुद को इग्नोर करते हैं? क्या अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं? लोग क्या कहेंगे, क्या इस बात की परवाह होती है? और प्यार के नाम पे क्या आप भी ओवर सैक्रिफाइस करते हैं? अगर हां, तो हमने अननोइंगली ये चीजें अपनी मां से ले ली हैं। और ये भी होता है कि जरूरी नहीं कि मां से, मां ने भी अपनी पहले की जनरेशन से, उसकी पहले की जनरेशन ने अपनी पहली जनरेशन से, तो ये जनरेशनल कंडीशनिंग चली आ रही है। तो अगर आप ध्यान दे रहे हैं कि आपके बच्चे में भी वही चीजें दिख रही हैं जो आप में थी, और शायद जो आपकी मां में थी, तो समझ जाइए ये कंडीशनिंग, जनरेशनल कंडीशनिंग हो रही है। इसको रोकना पड़ेगा, वरना आगे की जनरेशन ऐसे ही होती जाएगी, इमोशनली अनस्टेबल। हमें क्या करना चाहिए? हमें ग्रैटिट्यूड और कंपैशन की भावना रखनी चाहिए। कुछ भी हो, आज आप और हम एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, हमारा वजूद है ना, 9 मंथ्स उसने कैरी किया है अपने अंदर। इस ऋण से कैसे उऋण होएंगे? चिल्लाकर, झुंझलाकर। वो भी कभी किसी की डॉटर थी। उनके भी इमोशनल वुंड्स रहे होंगे, उनकी भी ड्रीम्स और डिजायर्स रही होंगी। उन्होंने शायद वही दिया जो उनके पास था, इसलिए विजडम ये कहती है कि फॉरगिव करो। इतना कंपैशन अपने अंदर लाओ कि जो जन्मदात्री है उसको फॉरगिव तो कर दो।
चाहे वो अभी इस दुनिया में है चाहे नहीं है। पर जितनी बार हम झुंझलाए हैं, जितनी बार हमने गुस्सा किया है, जितनी बार हमने उसको समझा नहीं है, जितनी बार हमने उससे लड़ाई की है और वो चली गई है, तो आज भी हम बैठ के मन में करुणा रखते हुए उसको ग्रैटिट्यूड देंगे कि तुम्हारे पास जो था वो ही तुमने दिया, पर मैंने समझा नहीं, कभी पूछा भी नहीं तुमसे। तो ग्रैटिट्यूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम अपने इमोशनल पैटर्न्स को भी ऑब्जर्व करेंगे कि क्या क्या चीजें हमारे अंदर हैं जो भी बताई हैं। तो वो चीजें हमने अपने माँ से ली हैं। तो अगर वो ऐसी हैं जो अनरिसोर्सफुल हैं, जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो उसको ठीक करना हमारा काम है। बैठ के माँ को बोलने से नहीं चलेगा कि तुम्हारी वजह से है हमारे अंदर ये सब नहीं। हमको खुद को उस चीज को ठीक करना पड़ेगा। रियल इवोल्यूशन ब्लेम से अवेयरनेस की तरफ है, ना कि बैठे पॉइंट आउट कर रहे हैं। आज माँ अगर प्रेजेंट है तो प्लीज उसको अप्रिशिएट करिए, क्योंकि हम आप लकी हैं जिनकी माँ अभी है। गुस्सा आ रहा हो कि उसने बहुत गुस्सा किया है, बहुत पिटाई की है, समझा नहीं है, ओवर प्रोटेक्टिव रही है, ये किया है वो किया है, जानबूझ के नहीं किया उसने, कभी भी कभी भी नहीं। उसकी खुद की कंडीशनिंग के हिसाब से किया है। उसको तो कोई कुछ बताने वाला था भी नहीं। उसको कभी किसी ने इमोशनल अवेयरनेस दिलाई ही नहीं। दिलाई होती तो शायद हमारे जैसे और आपके जैसे आज वो बात कर पा रही होती। तो आज जिनकी माएं हैं, प्लीज अप्रिशिएट करिए उनको, कॉल करिए, अगर आपसे दूर हैं तो बात करिए उनसे। और अगर रिलेशनशिप ऐसी है कि कॉम्प्लिकेटेड है, तो अपने दिल में करुणा रखिए, कंपैशनेट बनिए, ब्लेस करिए उसको। इस बात के लिए ब्लेस करिए कि कुछ भी हो, लाने वाली मुझे इस धरती पे तुम ही हो। तुम ही ने मुझे जन्म दिया है, तुम्हारे थ्रू ही हम आ पाए। और जो स्पिरिचुअल फिलॉसफी की हमने बात की थी शुरुआत में, कि हमने खुद चूज किया है। जब हमने खुद चूज किया है तो हम ब्लेम कैसे कर सकते हैं? और कहीं ना कहीं एक बात आप लोग भी समझेंगे कि हाँ, बहुत अगर पिटाई हुई, कुछ भी हुआ, तो आज अगर आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ है तो वो भी उसी की वजह से है। जो आपके अंदर थोड़ा पेशेंस है, वो भी शायद उसी की देन है। तो मां परफेक्ट हो या इम्परफेक्ट हो, हमारी कहानी में उनका असर होता है। और कई बार मां अगर है तो उनको समझने की कोशिश कीजिए। और कई बार आपको लगेगा मां को समझते समझते मैं खुद को भी समझने लगी हूं। तो आप अपनी सेल्फ लव, अपनी सेल्फ केयर, अपनी बाउंड्रीज सेट करना, अपनी सेल्फ वर्थ, जब थके तो बोल देना, ओवर सैक्रिफाइस ना करना, ये सारी चीजें हम उसी से सीखते हैं। तो मां अगर है तो उसको समझते समझते खुद को हम समझ जाएंगे। कोई भी मां
परफेक्ट या इम्परफेक्ट नहीं, माँ सिर्फ माँ है। आज से कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मेरी माँ ने तो ऐसे नहीं किया, उसकी माँ देखो कितनी अच्छी थी। और माँ के लिए कंपैशन रखिए। आइए हम एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं, माँ के लिए ग्रैटिट्यूड पे करते हैं आज मदर्स डे के दिन पे। सब लोग आंखें बंद कर लीजिए। इनहेल करेंगे 3 तक और धीरे धीरे मुंह से एक्सहेल करेंगे 6 तक, और ऐसे हम 2 बार करेंगे। सो इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आप देखिए कि आप एक रूम में हैं और उस रूम में एक चेयर है। उस चेयर पे माँ बैठी है। और माँ हमें देख के मुस्कुरा रही है। इतनी प्यार भरी मुस्कुराहट, इतनी प्योरिटी, जैसे कि वो कह रही हो कि मैं जानती हूं कि तुम अब समझ गए हो कि अगर मैंने तुम्हें प्यार दिया या कभी डांटा, कभी क्रिटिसाइज किया, कभी ओवर प्रोटेक्टिव रही, कभी इमोशनली अनअवेलेबल रही, तो क्यों रही? इतने भोलेपन से, इतना प्यार लेकर वो हमें देखकर मुस्कुराती जा रही है। माँ के पास जाइए, उसके पास नीचे जमीन पे बैठ जाइए, उसका हाथ अपने हाथों में लीजिए और कहिए, माँ, ओ माँ, मैंने जो कुछ भी किया अज्ञानतावश किया, मुझे पता नहीं था और शायद कभी पता करने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, कि तुम्हें क्या सहना पड़ रहा है, कि तुम्हारी भी कुछ इच्छाएं रही होंगी जो तुमने दबा दी। इसलिए मुझे माफ कर दो माँ। देखिए, माँ मुस्कुराती जा रही है और प्यार से आपको देखती जा रही है और आप कहते जा रहे हैं, मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें समझा नहीं, प्लीज फॉरगिव मी। कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा था
तुम्हारे मन में जो कुछ भी था, मैं उससे अनभिज्ञ रही। प्लीज फॉरगिव मी। मुझे बर्थ देने के लिए, इस संसार में लाने के लिए, इतना काबिल बनाने के लिए थैंक यू। दिल से थैंक यू। आई लव यू माँ। आई लव यू। और देखिए, माँ ने अपने प्यार, इतने प्यार से अपना एक हाथ आपके सिर पे रखा। उस हाथ के वार्मथ को फील करिए। माँ के आशीर्वाद को फील करिए। माँ कभी परफेक्ट या इम्परफेक्ट नहीं होती। ये हमारी सोच है जो ऐसा सोचती है। अब उठिए। माँ वहीं बैठी है और आप हाथ जोड़ते हुए, माँ को प्रणाम करते हुए, मुझे हर चीज के लिए क्षमा करने वाली माँ, मैं तुम्हारा आशीर्वाद हर पल महसूस करना चाहती हूँ। मुझे ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद देती रहना। अब अपने दोनों हाथों को रब करिए और अपनी आंखों पे लगाइए और धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। मुझे ये तो पता है कि इसमें हो सकता है एक दो लोग इस तरह के भी होंगे जिनकी माएँ नहीं है, पर उन्होंने भी ये विजुलाइज किया होगा कि माँ आके बैठी। हमें ग्रैटिट्यूड देने में किसी का होना, उस वक्त उसकी प्रेजेंस जरूरी नहीं है। कोई कितनी भी दूर है, हम ग्रैटिट्यूड देते हैं, ईश्वर का ग्रैटिट्यूड देते हैं ना, वैसे ही माँ का ग्रैटिट्यूड देना शुरू करिए। माँ के आशीर्वाद में इतनी बड़ी ताकत है कि आप और हम इमेजिन नहीं कर सकते। माँ को नाराज नहीं करिए, क्योंकि ईश्वर ने उसको जन्मदात्री बनाया है, अपने बराबर का रोल उसको दिया है, क्रिएशन का रोल दिया है, तो वो कोई छोटी चीज नहीं है। अपनी छोटी मोटी नाराजगी, ये सब जो होती है, खत्म करिए। आशा है कि आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा माँ के ऊपर, और हम चाहते हैं कि एक बार जितने लोग आ सकते हैं कैमरा पे प्लीज आ जाएं। एक पिक्चर क्लिक कर लेते हैं। जो लोग आ सकते हैं प्लीज आ जाइए और एक स्माइल रखिए फेस पे। एक बार और इस बार आइए। पता नहीं पिछली बार क्या हो रहा था। और मुझे अब ये रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं और मुझे ये चाहिए कि कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो बहुत अच्छा होगा। कोई कुछ शेयर करना चाहे अगर तो